हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। ओके, कथन ए कहता है अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये करेक्ट है। और बी है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो होते थे प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे होते थे। तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इसमें दोनों राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करना है। स्तूप क्या होता था? स्तूप जो होता था वो टीला होता था। ओके, स्तूप जो होता था मंदिर के जो स्तूप बनाए जाते थे उसे हम टीला कहते हैं। ओके, और मंडप जो होता था फ्रेंड्स वो होता था हॉल। ओके, और शिखर जो होता था वो टावर होता था। तो पहला का जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के स्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। तो आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो ए है बसोहली चित्रकला, बी है कांगड़ा चित्रकला, सी है जोधपुर चित्रकला एंड डी कोटा चित्रकला। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, कांगड़ा चित्रकला। ओके, आगे देखते हैं। चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका क्या थी? तो मेहराब की जो भूमिका थी, ए है ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, बी है ऊपरी ढांचे को आकृति देना, सी है ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। तो करेक्ट आंसर जो होगा चापाकार वास्तुकला में मेहराब की जो भूमिका होती थी वो होती थी कि ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। तवारीख पर दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो तवारीख के लेखक जो थे वो गाँव में रहते। तो ये गलत है क्योंकि तवारीख के लेखक जो थे वो शहरों में रहते थे। ओके, बी क्या है कि उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए जो है इतिहास रचे। तो ये करेक्ट है। एंड सी है कि इनके लेखक ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो ये भी करेक्ट है। तो बी एंड सी इसमें राइट हो जाएगा, ए गलत है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। वक्तव्य ए कहता है कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ जो है विकसित होता गया। तो बिल्कुल करेक्ट है। और वक्तव्य आर कहता है कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो ए और बी जो है दोनों सही है और बी जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए है कि औपनिवेशिक प्रशासन जो था, औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना सरल था, यद्यपि वे इधर उधर घूमते रहते थे। तो ये गलत है। ओके, और बी है कि राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। तो ये करेक्ट है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। शक्ति के पुराने केंद्र जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के डहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को जो है के रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो किसके रूप में व्याख्यायित किया गया है? तो ए है विऔद्योगीकरण, सी बी है विशहरीकरण, सी है विकेंद्रीकरण एंड डी है विपहचानीकरण। तो शक्ति के पुराने केंद्र जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के डहने और प्रशासन के नए केंद्रों में पैदा होने को जो है विशहरीकरण के रूप में जो है व्याख्यायित किया गया है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। तो वो कहाँ पे शुरू किए थे? ए है अलीगढ़ और दिल्ली में, बी है पटना और कलकत्ता में, सी है लखनऊ और इलाहाबाद में, डी है पूना और बम्बई में। तो बेगम रुकैया सखावत जो थी, हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए जो विद्यालय किया था वो पटना और कलकत्ता में किया था। ओके, और पंडिता रमाबाई ने पूना और मुंबई में किया था। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औपनिवेशिक शासक के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों के काम करने के लिए भारत को किस देश में ले जाया गया था? तो ए है त्रिनिदाद, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है क्यूबा एंड डी है चीन। तो करेक्ट आंसर बी ए हो जाएगा फ्रेंड, त्रिनिदाद में। अनुबंधित मजदूर जो होते थे उनको हम त्रिनिदाद में जो है भारत से ले जाया जाता था। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका के काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया। तो किसको देखा गया काले दासों की स्थिति के समरूप? तो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के स्वरूप में देखा गया? तो ज्योतिराव फुले को देखा गया। ओके, तो और इनकी पुस्तक जो गुलामगिरी है वो भी अमेरिका में काले दासों की स्थिति के लिए ही लिखी गई थी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी
हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यम मार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी के में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? तो ए है प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष, बी है सरकार में अधिक भागीदारी की मांग, एंड सी है प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी और सी हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर बी होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? तो फर्स्ट है इसमें बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष। बी है अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत करवाना और आदर देने के लिए उन पर दबाव बनाना। सी है विधानमंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। तो किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? तो बृहद सभाओं, प्रदर्शनों और आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, भारत का पहला उप मुख्य प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो था, ए है मौलाना आज़ाद, बी है सी राजगोपालाचारी, एंड सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड डी है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ए है मंगल और बृहस्पति, बी है बृहस्पति और शनि, सी है शनि मंगल और शनि, एंड डी है शुक्र और बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ओके, और बृहस्पति, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करना है। तो यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, बी है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सी है यह प्रमुख यामोत्तर के से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति जो है दर्शाने हेतु जो है सूचना क्या है? तो सूचना जो है वो अपर्याप्त है। ओके, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे जाने के लिए पहले उत्तर वृत्त होगा, फिर होगा कर्क रेखा, फिर होगा विषुवत वृत्त, फिर होगा मकर रेखा, फिर होगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार के का है। ओके, हिंद महासागर का आकार जो है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। तो और कथन भी कहता है कि हिंद महासागर एस आकार प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श है। इसमें जो है फ्रेंड दोनों गलत है। ओके, क्योंकि आर्कटिक महासागर जो होता है उसका जो होता है आकार एस आकार का होता है और उसका आकार प्राकृतिक पोताश्रय पत्तनों के लिए होती है। ये गलत है, इसमें दोनों गलत है, दोनों असत्य है। ए एंड बी जो है दोनों असत्य है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लेट और संगमरमर किसके उदाहरण हैं? स्लेट और संगमरमर जो हैं, ए है प्राथमिक सेल के, बी है आग्नेय सेल के, सी है औषधि सेल के, एंड डी है कायांतिक सेल के। तो स्लेट और संगमरमर जो थे वो कायांतिक सेल के उदाहरण हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों पर विचार करें। सिट्रोड सदाबहार वन जो होते हैं वो दृढ़काष्ठ वृक्ष होता है। तो ये गलत है, क्योंकि सिट्रोड सदाबहार वन जो होते हैं वहाँ दृढ़ और मृदुकाष्ठ दोनों वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, सेकंड क्या है फ्रेंड, शंकुधारी वन जो होते हैं यहाँ मृदुकाष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये करेक्ट है कि शंकुधारी वन में जो है मृदुकाष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, ये करेक्ट है। थर्ड है फ्रेंड कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में दृढ़ और मृदुकाष्ठ दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन में जो पर्णपाती वन में दृढ़ काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं, ना कि मृदुकाष्ठ। तो दृढ़ और मृदु जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सिट्रोड सदाबहार वन में। ओके, तो ए और सी जो है वो गलत हो जाएगा, बी सही है। ओके, बी जो है जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट है यानी शंकुधारी वन जो है वहाँ मृदुकाष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए है कि उच्च वायु दाब से स्वच्छ आकाश सूक्ष्म व अचल मौसम बनता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और बी है कि वायु का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, तो ये भी करेक्ट है। ए और बी इसमें दोनों सही है और बी जो है ए की सही व्याख्या जो है लेकिन नहीं करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है? तो तापमान जो होता है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ओके, पहले घटता है फिर बढ़ता है। सी है स्थिर रहता है, डी है केवल बढ़ता है। वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान जो होता है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्र में नदियों को मगरमच्छ के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और
और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। बी है वहाँ रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी। सी है वहाँ लोग उस क्षेत्र से प्रभावित हुए थे जहाँ वनस्पति बहुत समृद्ध थी। एंड डी है लोग उन चीज़ों की कल्पना करते थे जो उनके पास नहीं थी। तो सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों और मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया और हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को जो था आम पुरुषों के रूप में दर्शाया गया। तो यह बताता है कि सहारा कभी जो होता था हरा भरा मैदान हुआ करता था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखेंगे खनिज एवं सैल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है इसमें सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतिक सैल समूहों में पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। बी है कि अगर किसी सैल में तांबा है तो उसका रंग नीला होगा, तो ये भी करेक्ट है। सी क्या है कि सभी खनिज अयस्क सैल नहीं है, तो ये गलत है। ओके, और डी है कि सभी सैल खनिज अयस्क नहीं है, तो ये करेक्ट है। ओके, कि सभी सैल खनिज अयस्क नहीं है और सभी खनिज अयस्क सैल जो है नहीं है, तो ये गलत है। सी गलत है। बाकी समांतर धात्विक खनिज जो होते हैं आग्नेय व कायांतिक सैल समूहों में जो है पाए जाते हैं और अगर किसी सैल में तांबा है तो उसका रंग जो होता है नीला होगा। ओके, और सभी सैल खनिज जो होते हैं अयस्क नहीं है, तो ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। फर्स्ट है इसमें कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि, तो ये करेक्ट है। एंड बी है कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत इस वर्ग में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होते हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है फ्रेंड इसमें राइट है। ओके, लेकिन सी क्या है, जनसंख्या की आयु लिंग जनसंरचना से आशय विभिन्न आयु वर्ग में केवल महिलाओं की संख्या से है, तो केवल जो होता है वो गलत होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो है फ्रेंड ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड निम्न में से किस शब्द का जो है वो अर्थ है स्थिर। स्थिर जो होता है ए है इग्नियस, बी है सेंटीमेंट, सी है मेटामोरफोस एंड डी है लैपोस। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड स्थिर जो होता है वो सेंटीमेंट्स होता है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। तो गहन निर्वाह कृषि के उदाहरण है, आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण है और मिश्रित कृषि के उदाहरण है, वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विविधता का भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया था। तो विविधता में एकता वाक्यांश जो दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओके, आगे देखते हैं किसी क्षेत्र की विविधता की ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। तो वो लाहौर तथा लखनऊ। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लेकिन विधान परिषद जो होता है नहीं होता है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 महिला संपत्ति अधिकार। ओके, बी है पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय व स्वशासन एंड सी है महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 मौलिक अधिकार। ए, बी, सी राइट हो जाएगा इसमें। ओके, तो राइट आंसर जो है फ्रेंड ए है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाना है। पहले होता था इसमें कुटाई, फिर होता था ओटन, फिर होता था कताई, फिर होता था बुनाई। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ चर्चा में होगा। ए है गारो समुदाय, बी है बोडो समुदाय, सी है मिसिमी समुदाय, डी है चखेसंग समुदाय। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, चखेसंग समुदाय। आगे देखेंगे निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है। वक्तव्य ए कहता है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार अपने लोकतांत्रिक कह सकती है। सरकार जो है आपको अपने आप को लोकतांत्रिक कह सकती है, तो ये गलत है। ओके, ये गलत है। बी है कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं जहाँ लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो ये सही है। ओके, ए गलत है और बी सही है। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। ओके, उसने पॉलिटेक्निक्स में मोबाइल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला लिया। वह निश्चित रूप से क्या तोड़ रही है, रूप से जो है वो रूढ़िवादिता को तोड़ रही है। ओके, तो राइट आंसर जो फ्रेंड ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं अगर
अगर एक राज्य सरकार निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों में से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का जो है उल्लंघन हुआ है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत जो है व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान उसके दुर्व्यवहार जो है नहीं किया जा सकता है? तो वो धारा अनुच्छेद जो है धारा आर्टिकल 22। ओके, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत के न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है, तो इस अधिकार को क्या कहते हैं? तो ए है संवैधानिक संशोधन कहते हैं, बी है न्यायिक समीक्षा कहते हैं, सी है अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, एंड डी है न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो भारत में न्यायपालिका के पास अगर संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है तो उसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले मत्स्य संघ निम्न में से किससे संबंधित है? तो ए है झारखंड, बी है उत्तराखंड, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ओके, किस राज्य से संबंधित है तवा बांध से विस्थापित जो मछली? तो मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना आरंभ की गई थी? ए है केरल में, बी है तमिलनाडु में, सी है पश्चिम बंगाल में, डी है महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड तमिलनाडु में की गई थी। ओके, आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रगति कैसी होती है? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यक्रम की प्रगति जो होती है वो अलगाव और विघटन का अध्ययन होता है इसमें, तो ये गलत है। मानव संबंधों का अध्ययन होता है, सी है वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन होता है, डी है सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों का अध्ययन होता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की जो प्रगति होती है वो मानव इतिहासों का इसमें अध्ययन होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अध्यापिका अपने आप से उस राजनीति को अपनाने के लिए पूछ सकती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यालयों के लिए पाठचर्या उपलब्ध है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें क्या गतिविधियों के प्रकार लड़के एवं लड़कियों की रुचि को प्रतिबंधित करते हैं? बी है इसमें जो गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते क्या उनको अनुभव प्रदान करने हेतु या गतिविधि देने के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान किए गए हैं? एंड सी है कि क्या प्रयोग की गई सामग्री अधिकांश शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि और अनुभव को प्रतिबिंबित करती है? तो सी जो है गलत है, ए और बी जो है राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षा के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए अप्रभावशाली रहेगी? तो वो है इसमें पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम 2009 में उल्लेखित किया गया है? तो क्या किया गया है इसमें? तो प्रमाण आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं बच्चों की प्रगति के विभिन्न भागीदार जिसमें माता पिता और अभिभावक सम्मिलित हो को सूचित करना। तो ये गलत है। सी है, बी है फ्रेंड इसमें कि बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। तो ये करेक्ट है। सी है बाल मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधि अन्वेषण और खोजबीन द्वारा अधिगम। तो ये भी करेक्ट है। डी है बच्चों का समग्र विकास, ये भी करेक्ट है। तो बी, सी और डी राइट हो जाएगा इसमें। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर आपका मुख्य बल होगा? तो ए है छात्रों को समझाना कि असमानताओं की प्राकृतिक रूप से सामाजिक असमानताएं जो होती हैं वो प्राकृतिक रूप से सामाजिक होती हैं। तो ये करेक्ट है। बी है असमानताओं पर सवाल उठाने वाले विभिन्न आंदोलनों को सूचीबद्ध करना। तो ये गलत है। ओके, सूचीबद्ध करना गलत है। सी क्या है, इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे हैं? तो ये करेक्ट है। डी है विभिन्न असमानताओं को छात्रों को व्याख्यान देना। तो ये गलत है। ए और सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आप भोपाल गैस त्रासदी पर चिकित्सात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण शिक्षण जो है के लिए किस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं? छात्रों को इस त्रासदी के विषय पर पढ़ाकर चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए ही हो जाएगा। और छात्रों को जो है संग्रह करवाकर कॉलेज बनवाकर, ये गलत है। छात्रों के छोटे समूह बनवाकर प्रत्येक समूह में ये भी गलत है। पाठ वस्तु का पाठन करना, ये भी गलत है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कथन ए बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है फ्रेंड कि बच्चों के साथ निर्देशात्मक अंतःक्रिया कालांश
स्कूल में वास्तविक अवधि के से कम अवधि के होने चाहिए, तो ये करेक्ट है। बी है गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षिका को विशेष समय निकालने की ज़रूरत होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी सही है उसमें, और बी जो है एक ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन जो है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं, तो कौन रखता है इसमें, तो है तो ए है इसमें। इसकी भूमिका बताइए। मुस्लिम पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस वकील, तो ये गलत है। यदि कोई धार्मिक समूह कहता है तो उसका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है, तो ये स्वीकार हस्तक्षेप हो करेगी, तो ये करेक्ट है। एंड सी है फ्रेंड कि खदान खोदना एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है, ये भी करेक्ट है। और डी है कि शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, करें, तो ये गलत है। एंड ई है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समुदायों में भाग क्यों लिया गया है। ओके, तो इसमें जो राइट होगा बी, सी और डी हो जाएगा। बी, सी और ई हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधि में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने की सर्वाधिक संभावना है, तो ए है स्रोतों की व्याख्या। ओके, व्याख्यान सुनना इतिहास में जो है गलत है। घटनाक्रम देना ये सही है। पुनः स्मरण प्रश्न ये गलत है। तथ्यों और मतों को अलग करना, ए, सी और ई राइट हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किन विषयों पर या क्षेत्रों पर बल देंगे, तो आप विभिन्न दरबार में अपनाई गई संरक्षण विधियों पर बल देंगे, आप ब्रिटिश आवश्यकताओं का दरबारी चित्रकारों का प्रभाव पर बल देंगे, तो ए और बी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है, वो है इसे अनुपयोगवादी विषय के रूप में देखा जाता है। बी है यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है, तो ये गलत है। सी, इसमें सूचनाओं की भरमार है। ओके, तो ये करेक्ट है। ए, बी और सी इसमें जो है तीनों करेक्ट हो जाएगा। और अंगगणित आवश्यक रूप से एकीकृत किया गया, गलत। मुख्यतः ये भी गलत। ए, बी, सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी छात्राओं को शहरों की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों से लेख और पत्रिकाओं के अच्छे कथन संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती है और चर्चा करती है। तो अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया है, तो वो पूछताछ विधि का उपयोग किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है। ए, अशोक का अभिलेख, एंड बी है इसमें कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है रवि कीर्ति की प्रशस्ति, एंड डी है सूरदास की साहित्य लहरी। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, सूरदास की साहित्य लहरी। ओके, आगे देखेंगे। परियोजना विधि का पहला चरण क्या है। ए है योजना, बी है परियोजना का चयन, सी है स्थिति बनाना, एंड डी है निष्पादन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, स्थिति बनाना है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करती है। ए, अधिगम के लिए आकलन, बी, अधिगम की तरह आकलन, सी है अधिगम का आकलन, एंड डी है संसारित योगात्मक आकलन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, अधिगम की तरह आकलन। ओके, आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है, तो इसमें जो है पाठ्यक्रम पूरा करना, तो ये गलत है। पाठ्यक्रम जो है निगेटिव है। छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना, शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्ट करना। बी, सी, डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जो में उल्लेखित किए गए हैं। ए है बच्चों के ज्ञान अंतर शक्ति को और प्रतिभा को बनाना, बी है शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिगम सीमा तक विकास करना, सी है बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। ओके, तो ए, बी, सी तो सही है। इसमें डी क्या है कि पता करना कि किस सीमा तक पाठचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित है। पाठचर्या जो है फ्रेंड गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते थे, वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार जो है समानता विभिन्नता रखते हैं। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का आकलन करता है, तो ए अनुभवों व तर्क व तुलनात्मक समझ का आकलन करता है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के सृजन पहलू का आकलन करते हैं। ज्ञानात्मक प्रक्रिया के सृजन पहलू का जो आकलन करता है वो कौन है। ए, इसमें निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की अपेक्षा महंगी हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। बी है भारत में एक प्रदेश का चयन करें और उसकी विविधता को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक एवं भौगोलिक घटकों की पड़ताल
जांच करें और प्रस्तुतिकरण बनाएं। सी है आपके इलाकों में कूड़ा कैसे एकत्रित इकट्ठा किया जाता है, आप किन तरीकों से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। एंड डी है कि नगर निगम के काम में के चारों तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनसे नगर निवासियों के जीवन पर असर पड़ता है। एंड ई है आप मछुआरों के परिवार के सदस्य हैं और नाव के इंजन को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता है और बैंक प्रबंधक को अधियाचन पत्र लिखें। बी, सी और ई इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जानना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझे हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर क्या करेंगे। तो ए है रचनात्मक आकलन करेंगे, सारांशित आकलन करेंगे, नैदानिक आकलन करेंगे, पोर्टफोलियो आकलन करेंगे। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, इसमें रचनात्मक आकलन करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।